बहुत बार लगता था मुश्किल है, जब शुरुआत में एग्ज़ाम्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते थे तब लगता था कि यार नहीं हो रहे, इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हो रहे तो मुश्किल है, बहुत डीमोटिवेट भी होती थी। लेकिन फिर ये है कि हाँ इतनी पास आ गई, अब पीछे नहीं मुड़ सकती, इतनी क्लोज हूँ तो बस थोड़ा सा और पुश चाहिए और हो जाएगा। और फिर एट द एंड वही हो गया। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी मम्मी पापा ने। तो शुरू में एग्ज़ाम्स नहीं निकलते थे तो मैं तो बहुत डिप्रेस हो जाती थी, लेकिन मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ छोड़ो अगला हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स साक्षी, गौरी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। बहुत सारे लो पॉइंट्स आते थे जब ये मेरा साथ देते थे, मुझे समझाते थे, तो इस तरह से हाँ कि एक सपोर्ट मिलता रहा मुझे इमोशनली। जब भी मैं डाउन होती थी तो एलिवेट हो जाती थी। मैं ये कहूँगी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपका सपोर्ट होते हैं। हाँ ये है कि जैसे हम पहले ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत सारे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए एक, ताकि पढ़ाई में ही सिर्फ फोकस रहे। लेकिन जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे तो कांटेक्ट में रहना ही चाहिए, उनको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता हो वो क्या कर रहे हैं, और इसीलिए यही तो फ्रेंड्स होते हैं। जब मैंने पहले बिना नोटिफिकेशन पढ़े, बिना कुछ देखे तैयारी शुरू कर दी थी, और तो जब मैंने 3-4 महीने तैयारी कर भी ली थी तो मुझे पता चला था अभी ये नोटिफिकेशन आ गया और मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ एज क्राइटेरिया की वजह से। तो फिर मैंने स्विच कर दिया CGL पे, तो मैंने कुछ टाइम उसकी तैयारी की। फिर उसका ये था कि एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मैं बहुत इम्पेशेंट थी, मुझे ये था मुझे अभी जल्दी से जॉब चाहिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा बैंकिंग पे आ गई, और फिर मैंने पूरी मेहनत करके सिर्फ बैंकिंग पे ही रही मैं। वो मुझे, क्योंकि उस टाइम तक मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी थी तो मुझे इजी लगा, और अच्छे मार्क्स आ गए, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, तो वो हो गया था क्लियर। पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हो पाया था, जबकि मेरा RRB PO फाइनल तक पहुंच गई थी मैं, लेकिन IBPS PO का मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हो पाया था, क्योंकि मैं कुछ गलतियां कर रही थी। और फिर वो जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ पे गलत हो रही हूँ, फिर मैंने उनको इम्प्रूवमेंट किया। एक जो गलती करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ये देखती थी कि सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो मेरी समझ में आ रहा है कि हो जाएगा तो मैं उसको करने लगती थी, लेकिन ये चीज़ गलत है। पहले आप 5 मिनट चाहे 10 मिनट लगा लो, सारे क्वेश्चंस को देख लो। ये मैटर नहीं करता कि ये नहीं है कि वो आपके वेस्ट हो रहे हैं, वो टाइम आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो 10 मिनट। इससे क्या होगा, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसे जल्दी हो जाएंगे, और समझ लो आपने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया जो अक्सर एग्ज़ाम में पहले होते हैं, ट्रैप होता है वो, और आप उसी में फंस के बैठ गए। इसके बाद आपका दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, टाइम तो वेस्ट होगा ही और दिमाग भी नहीं काम करेगा, एक एंजाइटी रहेगी आपको। तो इससे अच्छा मैं पहले 10 मिनट लगा के पहले सबसे इजी, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, फिर डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से पता चलता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स अच्छे से आप एनालाइज करोगे, मॉक्स की एनालिसिस ये चीज़ सिखाती है कि कौन सा क्वेश्चन पहले चूज़ करना है। और मेरी जितनी भी प्रैक्टिस होती थी ना, वो सिर्फ मॉक टेस्ट से होती थी, स्पेशली मेंस की, कि सारे मॉक टेस्ट दे लूँ मैं हर तरह की, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटे ना जो मैंने मतलब देखा ना हो। सर मैंने 2 मॉक टेस्ट लिए हुए थे और वो दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए थे मेंस के। सेक्शनल भी करती थी मैं और फुल मॉक भी। और जैसे ये होता है ना कि जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि प्री की ही तैयारी करते रहते हैं, पहले मेंस के मॉक सिर्फ मेंस के एग्जाम से पहले देंगे। मैं उल्टा करती थी, मैं प्री से पहले भी मेंस के मॉक देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि प्री तो क्लियर हो ही रहे हैं अब, तो मेंस के मॉक टेस्ट देती हूँ, उससे मेरी प्री की भी तैयारी हो जाती थी, क्योंकि जो कैलकुलेशंस है वो माइंड में कर लो, प्री में बस स्पीड का खेल होता है। जो मेन है डिसाइडिंग फैक्टर वो मेंस का एग्जाम है, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस करो। मुझे ऐसा लगता है कि प्री जो एग्ज़ाम है वो बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये सब होगा प्रैक्टिस से। तो आप जब एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो वही सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नंबर सीरीज़ के, वही सेम मेथड लगता है क्वाड्रेटिक के, तो वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जब हम मेंस की तैयारी करते हैं उसमें भी कैलकुलेशंस आती हैं,
तो वहाँ से मेरी वो प्री की तैयारी हो जाती थी। और प्री के मैं मॉक्स तब देती थी जब एडमिट कार्ड आ जाता था। हाँ, और मैं मेंस की ही ज़्यादा करती थी प्रैक्टिस, मेंस और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इस बार कितनी डिफ़िकल्ट आई थी जनरल अवेयरनेस, बहुत ही डीप आई थी। लेकिन मैं प्रिपेयर्ड थी उसके लिए, क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छी तरह पढ़ती थी डेली, और उसके बाद वीकेंड पे मैं उसको रिवाइज़ करती थी, क्योंकि रिवीजन फैक्टर है जीए में। जितने भी डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं याद रह पाएंगे जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे। वीकेंड पे, मंथ एंड पे ये सब मैं करती थी। जो पीडीएफ्स आती हैं, जैसे अफेयर क्लाउड फॉलो करती थी मैं, और कपिल काठपाल सर को फॉलो करती थी। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना अब तो इतने डीप में आते हैं कि आप कितना डेटा नोट करोगे। इससे अच्छा आप उसको रिवीजन करते रहो, उन पीडीएफ्स को ही फिर से पढ़ते रहो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने से। और तो जो एडिटोरियल होते हैं वो हमेशा वो यूनिक आते हैं, जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं उन पे आते हैं, और उससे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बनता है। आपको एक दूसरे का आइडिया लगता है किसी टॉपिक पे, आपकी खुद की समझ डेवलप होती है। तो वो मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर में से छाट के, या फिर कोई सर्वे का कुछ रिजल्ट आया है, ये सब। ऐसे राइटिंग में भी बहुत फ़ायदा मिलता था मुझे इसका एडिटोरियल पढ़ने का, क्योंकि ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता था। और एक ऐसे राइटिंग में मैंने एक चीज़ और अडॉप्ट की थी, एक ऐप है ग्रामरली, उस पर मैं टाइप करती थी, कभी वीक में एक बार कर लिया, जिससे मेरे को अपनी मिस्टेक्स थोड़ी पता चल जाती थी, और ये भी पता चलता था कि मैं सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकती हूँ, कैसे ठीक लगेगा ये। तो इससे भी प्रैक्टिस हुई। और इंटरव्यू में तो ये होता ही है कि आपको कोई भी वो एक सेंटेंस बोल देंगे और आपका व्यू जानना चाहते हैं वो किसी चीज़ के बारे में, और करंट हैपनिंग्स पे तो बिल्कुल, तो बहुत चांसेस है आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कि वो आपका व्यू जानना चाहेंगे। हाँ, और वो अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो ही हो सकता है। कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन जब ऐसा हो कि आपको कोई साइड लेनी है, तब बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कोई डिप्लोमेटिक आंसर दें कि आप किसी एक की साइड ना दे पाएँ। जैसे प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक है, तो इसमें ना तो आप गवर्नमेंट की साइड ले सकते हैं, ना इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो आपको बीच का डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपका व्यू ऐसा है कि आपको उस पर पूरी नॉलेज है, आपके कितनी भी डिबेट हो आप हर चीज़ का आंसर कर दोगे, तो बिल्कुल रखो अपना पॉइंट। लेकिन जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा, वो आप एक जगह आके रुक ही जाओगे। तो कोशिश है जिस चीज़ से बचा जा सके उससे बचे। मेरा एक ये पॉजिटिव, मेरा कॉन स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए बहुत अच्छी तरह। बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक से जो फॉर्मूलाज वगैरह सब किए, उनकी प्रैक्टिस की, फिर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे गई, उनकी प्रैक्टिस की, ऐसे धीरे करके मैंने हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। और एक गलती करते हैं लोग कि जैसे कोई टॉपिक कवर किया शुरू में, वो सोचते हैं ये हो गया, खूब प्रैक्टिस हो गई, और फिर 1 महीने बाद भूल जाते हैं कि क्या मेथड था, क्या अप्रोच लेनी चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते उस चीज़ की। जब भी शुरू में हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करनी पड़ेगी उसकी, तभी वो आपको याद रह पाएगा। नहीं तो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, कम से कम 12-15 टॉपिक्स हैं कॉन्ट में। अगर हर टॉपिक को आप एक बार पढ़ के जाते रहोगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा माइंड में, कुछ भी ऐसे क्लियरिटी नहीं रहेगी कैसे करना है, क्या अप्रोच लगेगी। तो एक बार रिवीजन करो अच्छे से हर चीज़ का, जो भी करते जाओ। स्टार्टिंग में होता था, लेकिन प्रैक्टिस सब कुछ सुधार देती है। धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे होगा, और एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि पता चल जाता है इसके 10 मेथड है, लेकिन इससे करूँगी तो सबसे जल्दी होगा। एक ये गलती मैं भी करती थी स्टार्टिंग में बहुत। जैसे मॉक टेस्ट दिया तो मैं वो क्वेश्चंस एनालाइज करती थी, सिर्फ जो मैंने गलत किए हैं, जो अटैम्प्ट नहीं किए। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी एस्पिरेंट की। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट एनालाइज का फ़ायदा क्या होगा, जब आपने कुछ चीज़ सीखी ही नहीं वहाँ से, और जब जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उनकी बेस्ट अप्रोच देखनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कैसे टाइम सेव हो सकता है। तब वो माना जाएगा कि हाँ उसका कुछ यूज़ हुआ है उस मॉक टेस्ट को देने का। वरना वो यूजलेस होगा। वो तो आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना, जैसे वो तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो ऐसे प्रैक्टिस। आप बस मेहनत करते रहें, एक दिन एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा। और खुद पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें, और
अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, कभी भी किसी की और की स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करें, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो उसका देख के ना सोचें कि हाँ मैं भी इसको कॉपी करूँगा तो मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और हैं, तो खुद का तरीका बनाएं कि मेरे लिए ये सूट करेगा बेस्ट मुझे, उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं और एक दिन आप ज़रूर गोल अचीव करोगे।